बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आसानियां बांटने की बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आस पास जो क्रिसमस के हवाले से तकरीबात हो रही हैं, हमारे अपने ऑफिस की रिवायत है कि हमेशा से हमारे जितने भी यहाँ पे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, सबके लिए एक स्पेशल तकरीब जो है उसका इनेकाद किया जाता है ताकि मिनॉरिटीज़ भी हमारे साथ हैं। जब एक चीज़ हमारे फ्लैग में ही मेंशन कर दी गई है कि ये भी हमारे मुल्क का एक लाजमो मलजूम हिस्सा है, तो हम इन्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जो है वो अभी से ही हम देख रहे हैं शुरू हो चुका है। सजावट की जा रही है, मुख्तलिफ इदारों में LWMC में तकरीब का इनेकाद किया गया और इसके साथ साथ दूसरी जगहों पे भी जो है वो अपने तमाम मसीही जो बहन भाई हैं उनके लिए तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए ये होता है कि सिक्योरिटी के इंतजामात भरपूर तरीके से करने हैं। नो डाउट हमारे दरमियान में ही ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि हमेशा से शरपसंद रहे हैं और इस तरह के मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो पुलिस के लिए नो डाउट ये बड़ी चैलेंजिंग ड्यूटी होती है। तो हम गुड लक कहना चाहेंगे हम तमाम सिक्योरिटी इदारों को जिनकी तरफ से इंतजामात किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ मसीही भाई जो कि अपना त्यौहार मनाने की तैयारियां कर रहे हैं उनको भी हम गुड लक कहना चाहेंगे। मॉल्स में खासा रश है, बाज़ारों में खासा रश है। ऑब्वियसली जैसे हम अपनी ईद की शॉपिंग करते हैं, ये लोग भी अपनी ईद की शॉपिंग में इस टाइम मसरूफ़ है। कुछ सिक्योरिटी के हवाले से मैं चाहूँगी, क्योंकि हमारे साथ वकास मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, तो कैसे इंतजामात हैं ओवरऑल इस तरह की जब भी कोई इवेंट होता है तो कैसी तैयारियां की जाती हैं, कैसे इंतजामात होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वकास, ओवरऑल बता दीजिएगा कैसे इंतजामात किए जा रहे हैं। देखिए, ये एक कोई इवेंट नहीं है, क्रिसमस का इवेंट नहीं है, इसके साथ फिर न्यू ईयर है जी, बिल्कुल। फिर छुट्टियां भी होती हैं तो लोग भी घरों से निकलते हैं, तो ये एटलीस्ट वीक होता है जिसको सिक्योर करना होता है पुलिस का। एक पूरा वीक है। अच्छा। और फिर इसके क्रिसमस जो हमारे मसीही बरादरी भाई हैं उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल भी है, फिर इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल फेस्टिवल भी है क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक। तो हमारे इश्यूज़ कुछ डिफरेंट होते हैं। जो आपने बात की ना कि बहुत से शर्पसंद अनासर ऐसे होते हैं जो इस तरह के मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं। बदकिस्मती से माजी में भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका एक और चैलेंज भी होता है। जो अपने लोग होते हैं जिनको हम मंचले कहते हैं, जिनको हम कहते हैं जिस तरह निकाल कर बाइक चलाते हैं, जो हल्लड़बाजी करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, ख़वातीन को तंग करते हैं, उनको टैकल भी करना होता है। हालांकि अपनी जान की हिफाजत उन लोगों को ज़्यादा करनी चाहिए। वो बेचारे पुलिस वाले सारे वो एक हफ्ते से उन्होंने शुरू कर देनी है कि लोग वन व्हीलिंग ना करें, जगह जगह पिकेट्स लगाई जाएंगी। तो ये तो हो गया अपेरेंटली जो हमें नज़र आ रहा होता है। तो एक पूरा मैकेनिज्म बैक एंड पे चल रहा होता है जिसका हमें नहीं पता चलता, जिसको हम कहते हैं ये प्री प्लानिंग है या प्री एक्शनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। जैसे अभी पिछले एक हफ़्ता हो गया शहर में रिसर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जो आपने बात की कि कोई शर्पसंद शहर में तो नहीं है, तो बैक एंड पे काम तो हो रहा है। तो हमें वो सारी जो स्ट्रगल्स होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें ख़ास पुलिस फ्रंट पे होती है, वो हमें 2-3 दिन बाद नज़र आती है, हमें 25 को नज़र आती है, हमें यकम की रात को नज़र आती है। तो ये एक बड़ा जो लाहौर पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग वीक होता है कि आपने जो आपकी रूटीन पेट्रोलिंग है, क्राइम फाइटिंग है, वो भी करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी करनी है। फिर आप पूरा शहर बाहर निकला होता है ऐसे ही। तो ये कुछ घंटों का या एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, ये आलमोस्ट एक हफ्ते का फेस्टिवल होता है। तो ये स्ट्रगलिंग तो होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितनी प्रैक्टिस, जितनी प्रोफेशनलिज्म लाहौर पुलिस अब हो चुकी है, तो ये चीज़ें चलिए जी, हम गुड लक कहना चाहेंगे। आमिर भाई, एक आपका भी कमेंट चाहिए। जो ऑफिस में तकरीब होती है उसमें आप हमेशा पेश होते हैं, ये वो कैसा भी बनते हैं ना? वो कहता है वो भी बनते हैं क्या? आपके मियाँ बनते हैं? सेंटा क्लास बनते हैं? ये कौन है? नाम लो, जो बनता हूँ वो बताओ। और इर्द गिर्द के अपने मसीही जो बरादरी के लोग हैं उनका ख्याल रखें। आपके घर में आने वाले या काम करने वाले या बाहर से जो आपका कूड़ा उठाने वाले उन लोगों का ख्याल रखें। अगर आपके इर्द गिर्द रहाइश पजीर हैं तो उनको मिठाई ज़रूर भेजें। उनका त्यौहार है, उनकी खुशियाँ हैं, उसमें शामिल हो जाएं। इससे अल्लाह ताला भी खुश होगा अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि इनके लिए इस दिन के लिए या इसके 2 दिन के लिए पार्क्स की तमाम एंट्रीज फ्री कर दें, इनकी पार्किंग फ्री कर दें, इनकी एंट्री फ्री कर दें।
ताकि ये अपने बच्चों के साथ खुशियों में शरीक हों और आप भी उनकी खुशियों में शरीक हो जाए, यानी हुकूमत भी उनकी खुशियों में शरीक हो। ये आप एक आध तकरीब करने से या केक काटने से खुशियाँ नहीं बढ़ती हैं, आप उनको सहूलतें देंगे तो उससे उनकी खुशियाँ बढ़ेंगी। खुशियाँ बांटने से जो है वो मजीद बढ़ती हैं। चलिए जी, ये तो था आमिर रज़ा खान साहब की जानिब से मैसेज। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे खबरों की तफसीलात की तरफ। वेलकम बैक। पहली खबर पे आ जाए। ये होता है कि आपकी कुछ खरीदारी से पहले, अब हम जैसे लोग जो कभी ना कभी थोड़ा बहुत प्लान करते रहते हैं कि अच्छा कुछ पैसे इकट्ठे करके कोई प्लॉट ले लेंगे, उनको पहले ही आप बोझ जो है उन पर डाल दें। 50 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा। टैक्स का नया बोझ डालने की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। आमिर रज़ा खान साहब, देखिए पहले तो ये समझ नहीं आती, आपस सच्ची बात बताता हूँ, ये डीसी रेट क्या होता है, ओरिजिनल रेट क्या है और डीसी रेट क्या है, इसका फ़र्क समझा दें। ये फ़र्क ये है कि आपने मुख्तलिफ एरियाज़ को उसकी बाइफर्केशन कर दिया, उसको जोन्स में तब्दील कर दिया। आपने कहा ये रावी जोन है, मैं एक मिसाल की सिर्फ देने के लिए बता रहा हूँ कि रावी जोन है, इसमें जो प्रॉपर्टी का फी मरला रेट है ना वो डीसी के मुताबिक 2.5 लाख रुपया। अब वो 2.5 अरब रुपए मरला भी बिकेगी ना वहाँ पे, तो लिखा 2.5 लाख रुपया जाएगा। इतनी बड़ी बेईमानी हो रही है हमारे माशरे के अंदर। हम क्या करते हैं, वो जिस तरह से पूछते नहीं हैं कि वो क्या उसको कहते हैं यार, निकाह में जो लिखा जाता है हक महर, तो ये कौन सा लिखना है। आपको प्रॉपर्टी डीलर पूछता है भाईजान डीसी रेट लिखना है कि आपने ओरिजिनल रेट लिखना है। मेरे साथ ये हुआ, जब मैं ये मकान ख़रीद रहा था तो मुझे उसने कहा, वो जो उस स्टैंड को बना रहा था स्टाम्प पेपर, तो मुझे कहता है जी डीसी रेट या ओरिजिनल रेट। मैंने कहा ओरिजिनल, तो उसने उंगलियां रोक दी। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, आपको पता है आपको कितना टैक्स लगेगा इस पर? अच्छा। मैं कहा यार मुझे लगेगा ना, मैंने नहीं डीसी रेट पर बनवानी। उससे क्या नुकसान होता है? टैक्स लगता है ना जी। अच्छा, लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, तो उस पर 1 करोड़ का टैक्स लगेगा। डीसी रेट पे उसकी कीमत थी 25 लाख रुपए, अच्छा, तो 25 लाख पे टैक्स लगेगा। ठीक। चोरी कौन बता रहा है? गवर्नमेंट हमें। अच्छा, आप डीसी रेट खत्म करो, आप आ जाओ मार्केट रेट के ऊपर। जब मार्केट रेट पे आओगे तो आपको अब हुआ, ये उन्होंने किया इसलिए था, मैं वजह भी बता देता हूँ, किया इसलिए था कि लोग आपस में बैठ के, मतलब मैं और विकास एक प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो मैं कहता था यार तू लिखवा दे 10 लाख रुपए की मिलेगी, गवर्नमेंट की कर लेगी, तो फिर 10 लाख रुपए देंगे। इन्होंने कहा नहीं फिर हम रेट निकालते हैं प्रॉपर्टी का, इन्होंने 25 लाख निकाल ली। अब वो 25 लाख जो निकला, प्रॉपर्टियां चली गई करोड़ों अरबों में, आपका 25 लाख वहीं पर खड़ा है आज तक। अब उसको कम करके उन्होंने 50 लाख पे लेके आए कि जो 50 लाख पहले आपको पता है ना, 5 मरले पे प्रॉपर्टी टैक्स था, बिल्कुल ऐसे 3 मरले पे माफ था, फिर पहले 5 मरले पे भी माफ था, फिर 3 मरले पे भी माफ हो गया। अब उन्होंने आगे जी 50 लाख की तो 3 मरले का क्या, आप 2 मरले का प्लॉट भी लें तो 50 लाख का नहीं आता है। लाहौर के अंदर तो आपको नहीं प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल। तो इन्होंने ये मतलब ये कर दिया कि सब जो भी मौजूद हैं वो जो है वो देंगे। अब हम जानते हैं कि शालमी में एक मरले की कीमत जो है वो अरबों रुपए है। सही कह रहे हैं आप। तो और उनका क्या है, उनको कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, उनको डीसी रेट से लगेगा, उनको फ़ायदा रह जाएगा। जिनकी आबादियाँ जो ज़रा दूर हैं उनको डीसी रेट और तरह का लगेगा। ये बड़ा नुकसान है। मतलब मैं ये समझता हूँ इसको गवर्नमेंट को कुछ इसका और हल निकालना चाहिए था। एक इसमें खबर और जो खतरनाक खबर है वो मेरे नज़दीक 7 लाख प्रॉपर्टीज जो शामिल हो रही हैं। 7 लाख मैं प्रॉपर्टीज खुद ये भी परेशान। ये रेंटल की शामिल हुई है बेटा। अच्छा। ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके शहर में 7 लाख मजीद खानदान किराए के घरों पे चले गए। ये अलार्मिंग है, ये नो डाउट है। और महीना तो हर हफ्ते आ जाता है। ओए होए होए। और मेरा दोस्त कहता होता था कि महीना तो हर हफ्ते आ जाता है किराए तो कैसे ही है, जिन्होंने पैसे वाकई निकालने होते हैं किराए के, उनको ऐसे लगता है। ऐसे। तो मुझे बताएं कि जहाँ 17 लाख थी वहाँ 25 लाख प्रॉपर्टीज रेंटल पे हो गई हैं। तो इसका नुकसान क्या होएगा आप आने वाले वक्त में देखें। लोग महंगाई से तंग हैं। कल आपने शायद सिप्रा के साथ डिस्कस कर रहे थे खबर कि लोग जो हैं बिल देना जो है उनके लिए उनकी उसमें नहीं रहा, या वो बिल देने के काबिल नहीं रही। तो आपने कल खबर थी आपकी, मेरा ख्याल है शायद अगर आपके साथ मौजूद थे तो उन्होंने डिस्कस किया होगा जी बिल्कुल, कि बिल नहीं दे पा रहे। तो जहाँ रेंटल का ये हिसाब है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्सअप हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसका आसान हल निकालना चाहिए और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कमर्शियल उसका कॉर्नर वाला पार्क के सामने इसी तरह रेट निकलते हैं ना जी पार्क प्रॉपर्टी के, गली कितनी चौड़ी है, रोड कितना बड़ा लगता है, इसको उसके हिसाब से आप कोई मैकेनिज़्म बनाएं ताकि आपको प्रॉपर टैक्स मिले और लोगों की प्रॉपर प्रॉपर्टी की कीमतें लगें।
अच्छा, ये एक्साइज ने, महकमा एक्साइज ने समरी हुकूमत को भिजवा दिया। अब मुझे ये बता दें, ये प्रॉपर्टी टैक्स वाला काम जो है ये बड़े शफाफ तरीके से हो रहा है वकास? एक्साइज क्या शफाफ है? मैं नंबर वही तो प्लेट्स पे मैटर पूछना ले चाह लें। रही। नंबर प्लेट्स पे आप देख लें किस तरह का है। हम रोज़ खबरें सुनते हैं। दूसरी बात अमर पे भी कर रहे थे ना गवर्नमेंट ने, इसमें गवर्नमेंट को एक ये फ़ायदा होता है जब ये किसी की ज़मीन एक्वायर करते हैं तो फिर इनको कम पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। और वो कम पैसे देने के चक्कर में ये सारी शहर की, इससे वो आप जैसे अमर भाई ने कहा ना कि इसमें फ़ायदा देखें किसको हो रहा है। जो जिनकी शहर के महंगे एरियाज़ में प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा। जो बेचारे पहले ही इसी डर से जो शहर के करीब तरीन भी नहीं आ सकते थे, ख़रीदने की सकत नहीं थी, उन पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाएगा। या आपने कहा कि समरी तैयारी कर ली है, ये इस तरह के कामों में तैयारी नहीं होती, ये लागू होता है। तैयारी किस तरह के कामों में होती है कि आवाम को कहीं से रिलीफ मिल गया है, वो देखेंगे, फ़ाइल उधर फेंकेंगे, इधर से इधर, ऐसे ऐसे चलता होता है। टैक्स साथ ही एक ऊपर ख़बर है, इसी खबर के ऊपर आपने खबर लगाई है। आप ये सोचें, आपकी सीएम साहिबा भी जहाँ पे बैठती हैं हम कहती हैं मारे गए पंजाब के गरीब लोगों, आवाम को मार दिया पुराने हुक्मरानों ने। यार अगर आपको इतना ही एहसास है तो कम से कम रहम कर लें। कभी इनकी किसी खबर में, किसी प्रेस रिलीज़ में, किसी शो में ये बात होती है कि हम टैक्स की जो रकम कलेक्ट करते हैं उसकी हम ख़र्चे जो हैं उनको हम करेंगे, हम उनको ऑडिट किया करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि टैक्स चोरी ना हो, टैक्स के जो पैसे हैं वो कहीं गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो, ये शहरियों की अमानत है। कभी आपने किसी से ये सुना होता लफ्ज़ कि भाई टैक्स कलेक्ट तो आप करते जा रहे हैं, आप कहते हैं कि जी ये हम लोग टैक्स नहीं देते। आप सुबह से लेकर शाम तक जो काम करती हैं, इवन जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उस पर भी आप टैक्स दे रही होती हैं। सैलरी से आप टैक्स देते हैं, कोई चीज़ लेती हैं खाने पीने की, उसमें टैक्स देती हैं। किस चीज़ में हम गरीब आदमी टैक्स नहीं देता? तो उसके बाद हमें ताना ये दिया जाता है कि आप तो टैक्स ही नहीं देते, टैक्स नहीं देते, ये तो हमें ताना दे देते हैं। कभी भी ये कहा इन्होंने कि जो आप टैक्स की रकम देते हैं जितनी भी बनती है, भाई ये ऐसे हमने खर्च की है, वो खर्च होती है इनकी अपनी अयाशियों के लिए। इनका लाइफस्टाइल देख लें। पिछले दिनों GOR में मैस बना था, यार वो इस मुल्क के गरीबों का मुल्क में का मैस था। तो ये बेसिकली ये पैसे इसलिए बढ़ाते हैं, उन्होंने पता होता है कि अगले साल हमने अब ये वो व्हीकल्स जिन्होंने लेनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेनी है ब्यूरोक्रेट्स के लिए और इस बाबुओं के लिए, तो उन्होंने सोचा होगा चले यार इस तरह का फार्मूला निकाल ले, ये एक नया कर देते हैं ऐड और उनके मौजी हो जाएंगी। कभी ये कहते ही नहीं है कि यार इस टैक्स का देखें, आप टैक्स अगर हम दे रहे हैं यार हमें रिटर्न में तो बताएं ना कि हाँ आपसे टैक्स लेके हमने ये काम किया, ये आपको रिटर्न दिया। सड़क पे जाएं हम आपके टैक्स देते हैं, देखें ना वहाँ पे आप टैक्स देते हैं। शहर में कहीं पार्क कर लें, गाड़ी पार्क कर लें, उस पर आप टैक्स दे रहे होते हैं पर्ची की मद में, ठीक है। और उसको वो किस तरह से नवाजा जाता है, ये एक माफिया बना के हमारे सरों में थोप दिया गया है। तो एक चीज़ बता दें, जहाँ पे टैक्स नहीं देते, तो आपने शफाफियत की बात की, एक्साइज नहीं मैं यही पूछने वाली थी, एक्साइज के इंस्पेक्टर्स जो हैं ये अच्छी खासी मंथलियाँ ले रहे होते हैं। एक्साइज का जो पहला अपना काम है वो क्या करते हैं, जी FBR भी टैक्स के पीछे पड़ा हुआ है, अब वो रेवेन्यू वाले भी टैक्स के पीछे पड़े हुए हैं। भाई सारे लेने के पीछे आप पड़े हुए हैं आवाम को खून निचोड़ने के लिए। जब आप इनसे बात करें ना कि यार आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं आवाम को देने की, तब कहेंगे जी हमारे तो ये डोमेन ही नहीं है, आप फलां के पास चले जाएं, फलां के पास चले जाएं। तो ये हम चीखते रहेंगे और इनको ऐसे ही होगा। अच्छा आमिर भाई, ये भी बड़ा सुनने में आता है, एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो आपसे मंथली पैसे लेके जाते हैं और आपको जो टैक्स भेजा जाता है वो आपसे साज-बाज करके, ऐसा होता है? अच्छा, ये ज़्यादातर मेरा ख्याल है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे होता है। अच्छा, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को तो ले सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ टैक्स तो वैसे ही बहुत नॉमिनल सा होता है, जितना घर है उतना इस हिसाब से आता है। ये जिस प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है मेरा ख्याल है ये नई खरीदो फरोख्त वाली टैक्स की बात हो रही है, उसकी बात है। और इसमें भी वही आ जाता है कि DC रेट पे क्या है और कमर्शियल आपने क्या किया है। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर्स तो कमाते हैं, वैसे भी उनकी आजकल कमाई के दिन है। आजकल वो पीने पिलाने वाले जो हैं अब वो एक्साइज वालों के आगे पीछे होंगे, विकास को पता है इस बात का, और एक्साइज इंस्पेक्टर उससे बड़ी चीज़ें कमाते हैं। पता है कि नहीं पता? कमाना चाहिए जी। हाँ, वो जो आपकी शॉप्स नहीं हुई है, इंस्पेक्टर क्यों रहे, जो आपकी शॉप्स हैं। खैर चलें आमिर भाई, वो तो बिल्कुल ही अलहदा बात है, छोड़ दें। प्लॉट्स की फाइलों का हेर फेर करने वाली सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन का फैसला किया गया है। वजीर हाउसिंग की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है।
वकास अहमद कैसे देखते हैं? चलें, ये दो खबरें हैं, ये ना हम कोई 3 महीने बाद दोनों का फॉलोअप कर लेंगे, इस पे अमल हो जाएगा, ये बयान ही रहेगा। जिस दिन शहर का मेगा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था मरीम नवाज़ की तरफ से, क्या उस प्रोजेक्ट में ये क्वेश्चन भी कहा हुआ था ये मिनिस्टर साहिबा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सोसाइटीज़ का क्या करना है? तो उन्होंने कहा जी हम इन पर भी कुछ नहीं कर रहे, इनको हम ऐसे कैसे छोड़ रहे हैं। तो भाई ये कोई आज का मुद्दा तो नहीं है ना, लोग रुल गए हैं, उन्होंने अपनी उम्र भर की कमाइयाँ इन प्रॉपर्टी डीलरों को दे दी हैं, ठीक है। तो आप अभी तक फैसला कर रहे हैं, फैसला होगा फिर। अब ये कोई किसी छोटे बंदे की प्रोजेक्ट तो है नहीं है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये जितने हमारे हुकूमती वानों में बैठे हुए हैं, आधे तो ये खुद प्रॉपर्टी डीलर हैं या आधे जो हैं वो किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर के सपोर्टर्स हैं। तो किसने करना है? यहाँ पे नैब का ये हाल था कि अभी तक वो सोसाइटियों से पैसे नहीं निकलवा सका, तो वज़ीर साहब ने क्या करना है? सही होना सिर्फ इस सूरत में है जब मरीम नवाज़ साहिबा ये कहती है ना कि मेरे सूबे का गरीब मर गया, तो वह गरीब मरता ऐसे है जब उसकी कमाई लुट जाती है, जब वो दफ्तरों के चक्कर लगाता है, वहाँ पे पैसे दे के फिर वो करवाता है। आप पुलिस से सारे काम करवा सकते हैं, अपने सारे काम सियासी आगे पीछे अफसरान की रिकवरियाँ हो सकती हैं। एक गरीब बंदा चला जाए ना, यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो वो बड़ा एहसान करते हैं, 420 का पर्चा कर देते हैं, वो अगले दिन जाके ज़मानत करवा के तो वो फ्री हो जाता है, भाईजान मेरे पे एफआईआर हो गई है। तो ये फैसले का करने का वक्त नहीं है, कुछ एक्शन करके दिखाएं। तो बिलाल यासीन साहब, आमिर भाई कह रहे हैं अवाम के पैसों को जाली फाइलों की नजर होने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, मंजूर शुदा अराजी से जायद फाइलों की फरोग जालसाजी का बड़ा सबब पहले है। तो चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पहली गवर्नमेंट है जिसने इस पर कोई आपको खबर दे दी कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं और जैली प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है कि लोग जो हैं लालच में इन्होंने फाइलें ली, जिसके पास प्रॉपर्टी लेट से 5 प्लाट थे, उसने 10 प्लाटों की फाइलें बेची हुई, 5 एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसे ही है। और जब वो 2 साल वो पैसा इस्तेमाल कर लेता है, अगले मजीद 15 प्लाट ले लेता है, वही प्रॉपर्टी टाइकून या उसको डेवलपर कह लें, वो ले लेता है, तो आप उसको कहते हैं जी मेरे प्लाट कितने के अंदर लिया, जिन्हें पैसे देते थे उन्हें पैसे वापस ले लें। ये जैसे ज्वेलर्स करते हैं, सोने वाले, सोने का कारोबार वाले भी यही करते हैं। मेरे से जो आप सोना लेके गए हैं ना, चाहे वो पीतल ही है, उसको मैं जब आप बेचना चाहेंगे तो मैं उसको सोने के भाव ले लूँगा। असल में एग्जैक्टली वो तो सोना आपको दे नहीं रहा होता, वो अगर वो आपको 22 कैरेट दे रहा होता है तो वो 18 कैरेट होता है, बाकी के 4 कैरेट वो इस्तेमाल कर रहा होता है आपके पैसे को मार्केट के अंदर। जब आप देना चाहें कोई और सुनहरा लेगा नहीं, अगर आप खतून है तो आप इस बात को समझ रही होंगी। आप किसी और सुनहरे के पास वो जेवर ले जाओ, कहेगा जी 2 नंबर जेवर किसी बीबी के मिल लिया, उसी सुनहरे के पास जाके कहेगा बिस्मिल्लाह दो, जितने का दिया था उतने का ये ले पैसे अपने। ये है वो फ्रॉड, पहली बात है। दूसरी बात है आवाम को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये फाइलों वाला जो काम है ये आप लोग मत करें। आपने इस मुल्क का खरबों रुपया जो है ज़मीन में दफन कर दिया, फाइल एक घर में रख ली, यही है ना जी। तो आप क्यों नहीं आप एग्जिस्टिंग प्लॉट लेते जिस पर घर बन सकता है। देखिए इसमें डेवलपर को भी फायदा है, मैं ये समझता हूँ, डेवलपर को भी फायदा है, लेने वाले को भी फायदा है, बेचने वाले को भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अगर एक प्लॉट एग्जिस्ट करता है तो मुझे पता है कि 91C मेरा प्लॉट है, तो ये 91C जो लेना चाहे ले ले, उस पर मकान बना ले, बिल्कुल, तो आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी। लेकिन ये यहाँ तो पता ही नहीं होता, ये पता ही नहीं है, पूरी की पूरी आप इस तरह की फाइलें ना उठाएं। आप एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं जो आपको एग्जिस्ट करती हैं, जो मिलती हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद है, वो प्लॉट्स लें। मैं समझता हूँ इसमें डेवलपर्स का फ़ायदा है। वो क्यों समझते हैं कि इसमें उनका नुकसान है? अल्लाह ताला उसके काम में करके डालेगा। अगर वो सिर्फ एग्जिस्टिंग प्लॉट जो हैं बाय नेम, जैसे 91C का मैंने कहा वो आमिर रज़ा के नाम है, 92 जो वकास के नाम है, 93 बुला के नाम है, वो दें तो अल्लाह ताला भी आपके काम में बरकत डालेगा। लेकिन अगर आप 5 की जगह 10 फाइलें बेच जाएंगे तो फिर आप सारी ज़िंदगी शायद आपके बच्चे जो हैं वही आपके नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, पता नहीं वो तो फिर खैर ये मामला आपको लगता है कि मिनिस्टर साहब जो है देखिए पहली दफ़ा आवाज़ तो उठाई गई, मैं तो ये इस पे नहीं आता हूँ कि ये एक्शन कब होएगा कब नहीं होगा, लगने ही लगने चाहिए, ये तो होना चाहिए था, ये शहर में इससे पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल नहीं आया। और सही कहा वकास ने, इसमें से बेशतर तो डेवलपर्स के फिनांस से ऊपर आते हैं असम्बलियों के अंदर, और वो इसी तरह से टैक्स लगाकर अपनी ही तनख्वाहें बढ़ाते हैं, जिस तरह से बढ़ाई उन्होंने 900% तनख्वाहें बढ़ाई, जो दुनिया में किसी जगह किसी मुल्क के अंदर मिसाल नहीं उसकी। मुझे
किसी शहर में, किसी सूबे, पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे के अंदर वो मिसाल मौजूद नहीं है जो पंजाब की असम्बली ने किया, और जिस पर आप मुझे कहते हैं कि चंद अल्फाज बोलने से आपको मना किया गया। तो लेकिन मैं मना रहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक ले लें? हाँ ले लें जी, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर क्या है? शहर के गरीब तबके की मुश्किलात कम ना हो सकी, यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। क्यों ये यूटिलिटी स्टोर बनाए गए थे आमिर भाई? ये बनाए गए थे नए लोगों को मुलाजमत देने के लिए। सच्ची बहुत करनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं था। इससे पहले को-ऑप स्टोर्स हुआ करते थे। कौन से? को-ऑप, अच्छा, कॉर्पोरेशन से उन्होंने को-ऑप स्टोर थे। उनको ये नई एक स्कीम लाए थे, क्योंकि जो सियासी गवर्नमेंट्स आती हैं, तो मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जिस सियासी गवर्नमेंट ने ये दिया था आइडिया, उन्होंने अपने बंदे भर्ती करने के लिए दिया था। उसके बाद ये सफ़ेद बहुत मशहूर है बंदे भर्ती करने के लिए और उसके बाद उसने ये सफ़ेद हाथी पाल के अगली आने वाली हुकूमतों के सर पे मढ़ दिया। मुझे बताएं, दुनिया में कौन सी हुकूमत आटा, घी, चीनी बेच रही है? और हो ये रहा है कि आपको बाज़ार से चीनी सस्ती मिलेगी, यूटिलिटी स्टोर से महंगी मिलेगी। ये कौन सी साइंस है? ये मैंने पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि आपका अफसर चीनी के रेट पे बिड्स लेता है और फिर वो मनपसंद बंदे को मनपसंद पैसे लेकर वो बिड अलॉट कर देता है। बिड अगर हो गई 1 साल के लिए कि ये चीनी सप्लाई करेगा 125 रुपये के हिसाब से, और कंज्यूमर को हम सब्सिडी देकर 120 रुपये में देंगे, यानी 5 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालेगी, चीनी का रेट 110 पे आ जाए तो यूटिलिटी स्टोर उसको 120 पे बेचेगा। अब अगर वो नहीं बेच पाएगा तो क्या करेगा? यही ये घी के साथ करते रहे हैं, ये असल में एक माफिया क्रिएट हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट के जहन में ये आया कि इस अदारे से जान छुड़ाई जाए। ये अरबों खरबों रुपए की सब्सिडी जो है सिर्फ अफसरान की और मुलाजमीन की जेबों में जा रही है, लोगों को इससे कख नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अगर आप कहें कि वो कख मिल जाए तो उनको एक कख नहीं मिल रहा, लाइनें लगती हैं। जो चीज़ इनमें से एक आध चीज़ जो सस्ती होती है, बाकी सब चीज़ों का और जिस ज़माने में ये चीनी शॉर्ट हुई थी तो मैं एक यूटिलिटी स्टोर पे कुछ चीज़ लेने गया था, कावे का डब्बा लेने गया था। ऐसे रुका मैं माइल टाउन वाले पे, तो चला गया तो अंदर लाइनें में, तो मैं कहा यार 2 किलो चीनी दे दे, जान की मैंने कहा। कहता है जी वो आप इतनी 2000 की 3000 की शॉपिंग करें, उसके बाद आपको हम यहाँ पे वो उस पे वो करेंगे कुरानदाजी नहीं कुरानदाजी नहीं, हाँ कुरानदाजी टाइप ही है, लेकिन वो आपका हम ऐड करेंगे कि इसने 2000 की वो की है खरीदारी, उस पर आपको 2 किलो चीनी मिलेगी। आप मुझे अंदाजा बताएं कि कौन गरीब आदमी 1-2 किलो की चीनी के लिए, अच्छा मैंने कहा वो मैनेजर जो भी टिल पे बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये क्यों बनाया था? कहता है असल में ना दुकानदार यहाँ से ले जाते हैं, 10 रुपए सस्ती है बाजार से, दुकानदार यहाँ से ठोक के वो उठाते थे और जाके वो 120-130 यानी 10-15 रुपये अपना मार्जिन रख के वो बेच रहे थे। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जरा कम कर दी पुट्ठा। ये प्रॉपर्टी वाला भी कम जो है डीसी वाला, ये भी पुट्ठा, यानी 5 लाख से लाता रेट किसी डीसी रेट पूरे इलाके का 5 लाख बजाय कमर्शियल है, चाहे नॉन कमर्शियल है, चाहे कॉर्नर है, चाहे नॉन कॉर्नर है, सब उसमें आ जाते हैं। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर पे तो मेरा ख्याल है इस सफ़ेद हाथी से, और आपको मैं बेशतर बातें एक और बात बताऊं, बेशतर यूटिलिटी स्टोर किराए के उस पर हैं, उसमें भी आप क्या महकमा या यूटिलिटी स्टोर वाले और आप जो ऑनर है मलकियत है जिसके पास प्रॉपर्टी की आपस में मिले हुए हैं, वो किराया ही वो तय करते हैं जो कि मार्केट में होता ही नहीं है। तो आप यूटिलिटी स्टोर खोल कर बैठे हैं जिस पर ना ग्राहक है ना कोई सामान है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये लोगों के लिए ये सफ़ेद हाथी क्यों पाला हुआ, इसको बंद करें, कोई बेरोजगार नहीं होएगा। यही यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं इनको आप प्राइवेटाइज कर दें ताकि एक स्टोर की तरह चल जाए ना, प्राइवेटाइज करेगा, लेट्स एक स्टोर है नहीं तो वो फिर सब्सिडी वाला तो वो सब्सिडी ठीक है, सब्सिडी खत्म। पहले तो सब्सिडी आपके पास आ नहीं रही, मैं लोगों को कह रहा हूँ आपके पास नहीं आ रही है, नाम की मुलाजमीन आपको धोखा देते हैं। सब्सिडी के नाम पर ये जो 5 रुपए या 10 रुपए गवर्नमेंट से लेते हैं, ये भी नहीं कि जेबों में चला जाता है। फिर रिश्वत की मद में ये जब रेट तय करते हैं चावल का, आटे का, चीनी का, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का, उसमें से अपनी ये किकबैक अलग से लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सारा सरमाया इनके पेट में जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप फिर मोहल्ले के स्टोर से चावल, चीनी, दाल, आटा। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग जाते भी वही हैं। आप मोहल्ले के स्टोर, हाँ, यहाँ पर फुटफॉल लोगों का बहुत कम है, वकास है। अच्छा, उसमें मोहल्ले के स्टोर पे जाने की वजह भी है, जो मजदूर तबका ना वो दिहाड़ी लगा के आता है और फिर आके अपने सुबह के लिए या
शाम के खाने के लिए वो थोड़ा सा घी, चांद, शक्कर, चीनी वगैरह खरीद लेता है। हल्की सी बात में बताऊं, उधार भी मिल जाता है। हाँ, उधार भी मिल जाता है। हाँ। ये भी है। बिल्कुल सही बात है। मन लेके स्टोर तो इसलिए लोग जाना बिल्कुल पसंद बिल्कुल करते मैं हैं। एग्री करती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे होना तो ये चाहिए, जो गवर्नमेंट का काम है कि अपनी रिट कायम करे बड़े स्टोरों पर। इस शहर के जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं भाई, वो जो सरकारी रेट है उस पे क्यों नहीं चीज़ें बेच रहे? ठीक है, होना तो ये चाहिए। और पहला तो ये हो कि जो सरकार का रेट लिस्ट है उस पर अमल हो। बड़े स्टोरों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो इंश्योर करें। लेकिन आप ये देखें, कभी ये प्राइस चेक करने के लिए कभी बड़े स्टोरों में जाते हैं? नहीं, क्योंकि बड़ा जो है वो फिर बड़े लोगों के होते हैं ना, उनके ताल्लुकात भी बड़ों के होते बड़े मगर मछली मुंह चुगोन हाथ पावे भाई। सही बात है। हैं। तो फिर अवाम छोटी मछलियां फिर तो वो करते हैं ना, फिर अवाम, हम मगरमच्छों के खुराक हैं, हम एक रोज़ किसी न किसी को निगलते जा रहे हैं। बदकिस्मती से जो काम है ना पब्लिक वेलफेयर के, वो हमारे सरकार करना नहीं चाह रही होती। ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते, करना चाह नहीं रहे होते। कोविड में पूरी दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका कि उन्होंने अपना जो गरीब तबका था उसको कैसे हेल्प आउट करना है। पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके आ लिया कि उन्होंने कहा कि भाईजान बेहतरीन वे ये वो है, आपके अदारों ने कैलकुलेशन की है फैमिलीज़ की, उनके बैंक अकाउंट्स में आप मंथली स्टाइपेंड या किसी भी आप जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है वो पैसे उसके अकाउंट में फेंक दें। उसको उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस अमाउंट से जो गवर्नमेंट ने उसको हेल्प आउट किया वो अपने निज़ाम ज़िंदगी चलाए। हमारे एक यहाँ पे मॉडल शुरू हुआ था बेंजीन इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के नाम से। अभी कल परसों ये खबर चल रही थी कि लाहौर जैसा शहर, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न और डिजिटलाइज दुनिया है पाकिस्तान की, वहाँ पर भी लोग 5000 बेंजीन इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम का लेने के लिए 500 रिश्वत देते हैं और 3-3 घंटे लाइनों के बाहर खड़े होते हैं। सही, ठीक है, ये वो इंटेंशन है जो गवर्नमेंट करना नहीं चाहती। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट में एक प्रोजेक्ट हुआ था, मुझे वो बड़ा पसंद था। जब कोविड में लोगों के आईडी कार्ड के अगेंस्ट बैंकों में पैसे आ गए, यार मैं गवर्नमेंट को पता है कि जब ये तकरीरें करते हैं तब इनको सारे गरीब नज़र आते हैं, जब किसी को फैसिलिटेट करना होता है कहते हैं हमारे पास कोई दादोशुमार नहीं है। भाई नहीं है ना तो करें, इकट्ठे करें। मुझे ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर चौधरी के डेरे पे लाइन लगा के खड़ा करना है। मेरा आईडी कार्ड आपके पास है, मेरे बैंक प्रॉपर्टी हर चीज़ आपके पास है, तो भाई मुझे फैसिलिटेट कर दें। और स्टोरों को ये बाउंड करें कि भाईजान ये सरकार का रेट है, इस पे आपने मतलब बिल्कुल ठीक है। ये जो दरमियान में आमिर भाई जिस चेन की बात कर रहे थे ना, जो अपना हर बंदा अपना हिस्सा लेता है, इससे भी जान छूट जाएगी। और जो जेन्युइनली डिजर्विंग बंदा है उसको भी वो बेचारा कर लेगा। और फिर है कि इदारों की जरूरत मेरा ख्याल है ये वकास की बड़ी अच्छी नफ्स मजरूह हुए बगैर अच्छी तजवीज़ है कि पहली बात तो ये है कि जितने लोग हैं उनसे कहा जाए कि बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको पैसे मिलेंगे जिनका बैंक अकाउंट होएगा, कर देना। बनता भी वही मैं आपको बताऊं, वो जिनको आप लोग कहते हैं ना गांव देहात में, वो भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें। आमिर भाई हमारे यहाँ अगर आप ये प्रोग्राम हुए जिसमें बताया कि कितने पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, ये सारों को पैसे वो लाइनों लगा के नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों के बैंक्स में आते हैं। अगर आपने देखा होगा यकम के बाद बैंक्स में लाइनें लगी होती हैं, एटीएम से पैसे निकलवा रहे होते हैं, वो उनके हैं जिनके अकाउंट्स हैं। अब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इतना किसी के नॉलेज में भी नहीं है कि भाई अपना बैंक अकाउंट ही बनवा ले। ऐसे ही अच्छा, जो गरीब लोग हैं वो जाना नहीं चाहते, बैंक की उनकी मुश्किलात हैं, तो ये गवर्नमेंट इसका हल करे। सही कहा इसने। आप अगर उनसे कहें कि पैसे उसको मिलेंगे जिसका बैंक अकाउंट होएगा, लोग खुद जाकर अपना बैंक अकाउंट, बिल्कुल बिल्कुल एक तो ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएगी, एक पूरी होगी, यानी एक तो बहुत शफाफ तरीके से हो जाएगी। ये है कि पैसे बीच में मैं आपको बताता हूँ, कल हाँ परसों खबर आई थी हमारे यहाँ, हफ्ते वाले दिन आई थी कि बेंजीन उनके सपोर्ट प्रोग्राम में जनूबी नहीं जी, आप तो इकबाल टाउन के लाहौर की बात कर रहे हैं, मैं जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर वो जो अमला था वो सबसे कमीशन ले रहा था। तो यहाँ पे भी हमने प्रोग्राम, हमारे रिपोर्टर ने तरंडा मोहम्मद खान की बात, तो रिपोर्टर ने जब वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली तो उसे कैमरा वगैरह छीन लिया, उसे वो चीज़ें छीन ली। लेकिन वो खैर हमने वो खबर क्योंकि वो आ चुकी थी हमारे पास, हमने वो खबर चलाई, पुलिस को इन्वॉल्व किया और वो सारी चीज़ें उनसे बरामद भी कर ली। ये ऐसा माफिया है जो ऊपर अफसरान तक पैसे देता है और फी बंदा वो 500 रुपया लिए जा रहे थे। किस बात का जी? आपने बायोमेट्रिक कराना है, एक ही दफ़ा में बायोमेट्रिक हो, एक ही दफ़ा में आपकी वेरिफिकेशन है कि आप उसमें हैं, आपको उसके नाम से अकाउंट में पैसे आए,
आप तो उसको हमारे बैंक यहाँ में प्रोग्राम withdraw न्यूज करें। राइट पे भी ये चीज ये बार अल्फाज बार बड़े थोड़े से पता नहीं मुनासिब नहीं होंगे, लेकिन ये मुर्दार खाने वाली बात है। मुनासिब ही है, आप मुर्दार उनको आप भी कहते हैं ये हमारे मुल्क के सबसे गरीब हैं और उनसे भी आप कमीशन और दिहाड़ी और रिश्वत ले रहे होते हैं, तो ये गवर्नमेंट को पता नहीं, नजर बस नहीं आता। विकास इन चीजों पर अफसोस ही किया जा नहीं, सकता है। अफसोस बाकी नहीं चीजें किया जा शायद अकाउंट सकता। बड़ी आपको तो अच्छी दे है। रहे हैं अकाउंट में। नहीं, अफसोस नहीं किया जा सकता। नहीं, अच्छी गवर्नमेंट को ये सिचुएशन चाहिए कि है। अकाउंट अब में ये दें। मैं काम बताता हूँ, कभी आपको ये कहते हैं जब इन्होंने ट्रैफिक वायलेशन के पैसे कलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि इनके अकाउंट्स में जाने हैं, तब इनको याद आ जाता है कि हमने डिजिटलाइज करना है, 3-4 ऑप्शन भी दे देते हैं। तो जब पब्लिक को कुछ फैसिलिटेट करना है तो फिर कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डंडा दे के करवा लिया है ना, फिर जी आप चलाएं, आपका हम करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनने देंगे, आपका आईडी कार्ड नहीं होने देंगे, आप पैसे नहीं पे करेंगे तो ट्रैफिक वायलेशन की। तो यार ये ऐसी कौन सी मजबूरी इसमें है? भी आप बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे लोग, देखो नहीं, अच्छी सजेशन है, आपके लिए भी आसानी होगी और वो जो गवर्नमेंट बीच के लिए में- भी आसानी होगी। मैं वही कह रही हूँ, बीच में जो शोर आता है, गवर्नमेंट के ऊपर बात आती है, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जिन्ना अस्पताल में मरीजों लवाहिकीन के लिए बेहतरीन सहूलियात, डॉक्टर्स का गौर एजाज से इजहार तशक्कुर। जिन्ना हॉस्पिटल भी सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमेशा हम देख रहे हैं कि खुसूसी तवज्जो देते हैं गौर एजाज साहब, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला खुश उसलूबी से चलते हैं। ऐसे बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनकी मदद से आप अस्पतालों में बहुत सारे मामला बेहतर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जी आप हमारी हेल्प ले लें, पता नहीं क्यों नहीं ली जाती। वकास अहमद, अच्छा, ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया, गौहर साहब के जो मॉडल है जिन्ना हॉस्पिटल वाला, उसमें मैंने आपको पहले भी ये बात की, फिर ये कहता हूँ कि ये आपके पास एक एग्जाम्पल रोल मॉडल है, आप उसको फॉलो कर लें। बाकी एग्जाम्पल है इस शहर के, इस सूबे के जो मुखय्यर हजरात हैं उनके साथ सरकार बैठे और उस जो अतिया की जाने वाली रकूम है, जहाँ पे ज़रूरत है ना वहाँ पे लगा लें। लोगों को सिर्फ नान रोटी पे ना रखें, ठीक है, और लोगों को ये चीज़ बताए गवर्नमेंट कि ये इशारों पर ब्लैकमेल होकर, जिसको आप कहते हैं अल्लाह के नाम पे देने को, ये आप प्रोफेशनल लोगों के पास पैसा दे रहे हैं, ये ना दे, ज़रूरतमंदों के पास पैसा जाए और उससे लोगों की हेल्प आउट होगी। अगर जिन्ना हॉस्पिटल में ये एक मॉडल बन सकता है जिसको हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा है, डॉक्टर कम्युनिटीज़ अप्रिशिएट कर रही है, उससे बढ़कर यंग डॉक्टर्स कर रहे हैं जो कि नौजवान है ना, वो किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं इसमें ये चीज़ ख़राबी है। उनको भी नज़र आ रहा है यार ये एक अपनी मिसाल, आप एक प्रोजेक्ट है, उसमें लोगों को फैसिलिटेट किए हो रहे हैं, फिर कोई सिफारिश नहीं है, और फिर जो बेसिकली इसको लीड कर रहा है उसका कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ बना के आपको फैसिलिटी दे रहा है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन वो कहता है कि वो वहाँ पे कोई गरीब जाए अमीर जाए, क्यों में उसका नंबर चल रहा है और फैसिलिटेट हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप सोचेंगे पूरे शहर में और ख़ास तौर पर छोटे छोटे शहरों में भी हो जाएं, एक डिस्ट्रिक्ट में आप एक भी स्पेशलाइज यूनिट बना देना, तो आपको लाहौर के हॉस्पिटल पे बर्डन भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। और आपने इर्द गिर्द आप देखें, अपने से शुरू करके अपने फैमिलीज़ में हम में से हर बंदा कुछ ना कुछ अतियात कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मसला ये है कि हम अतियात गलत जगह पे कर रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है शहर के इशारों पर करोड़ों रुपया रोज़ इकट्ठा करते हैं ये बैगर्स, ऐसे बिल्कुल ऐसे कहाँ जाता है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट, लेकिन बात वही आ जाएगी ना, सरकार ये सोचती है अगर ये मैंने कर लिया तो वो कहाँ पे जाएंगे, टेंडर कहाँ जाएंगे, फिर वो किक्स बैक्स कहाँ जाएंगे, उसमें मेरा फ्रंट मैन कहाँ पे होगा। तो ये तो पब्लिक किसी भी वेलफेयर मामले के से काम पहले है, ये चीज़ पब्लिक सोची वेलफेयर जा के रही काम है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इससे भी पहले एक और काम भी हुआ था, आपको याद होगा, ये जो दरबारों पे जिन्होंने डोनेशन करनी होती है उसके लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल भी खोला था। यार अगर हम वो भी कर सकते हैं तो इस तरह सिर्फ शहर में रोज़ाना होने वाली एहतियात हैं जो इन कैश हो रहे हैं, उनको हम कोई रेगुलाइज नहीं कर सकते, उनको हम वहाँ पे लगा दें जहाँ पे ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक शहर एक तिब्बी सहूलत के लिए भी अगर फेम हो जाए ना, उसकी रेपुटेशन बन जाए, तो लोग तो बेहतर हो जाएगा। किसी एक पाकिस्तान हॉस्पिटल में ही आप करके दिखा दें। अच्छा जी, डायलिसिस सेंटर, ब्रेस्ट कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए अद्वियात की मुफ्त फरहमी का प्रोजेक्ट बेहतरीन है। ये तमाम सहूलियात जिन्ना में मिल रही हैं आमिर भाई? जी बिल्कुल मिल रही हैं और तो गौहर बहुत एजाज जबरदस्त की है। सरबराही में मिल We रही है। really appreciate। ये मैं ये कहता हूँ कि शहर में अभी 100 के करीब गौहर एजाज मजीद होनी चाहिए, एक गौहर एजाज कम बढ़ गया हमें।
जितना बड़ा शहर हो गया है। और दूसरा जो हमारे जिस तरह से इन्होंने बात की, गवर्नमेंट हमेशा वेलकम करती है कि अगर प्राइवेट बंदा कोई काम करना चाहिए। लेट्स से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। गुलाब देवी में आज भी अनैस हुसैन भट्टी गुलकार हैं, उनकी माँ के नाम पर एक वार्ड है पूरी, अच्छा, जो चलती है। म्यू हॉस्पिटल में अलीम खान ने, अभी वजीर हैं बाकी, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। मैं रह के आया हूँ ना म्यू हॉस्पिटल, वहाँ पे लोगों को रहाइश, खाना, पानी, बहुत सारी चीज़ें वो डोनेट करते हैं। फ्रेंड्स ऑफ PIC, अगेन वो प्राइवेट लोग हैं। अच्छा, जो हमारे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेट्स से, अब पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सियासी पार्टी में भी शामिल है, पीपल्स पार्टी में भी, अहमद मुख्तार वगैरह जो थे, उन्होंने शालीमार हॉस्पिटल बनाया हुआ जी बिल्कुल ऐसे ही। मियाँ मनशा ने एक हॉस्पिटल अपनी वालदा के नाम पर अभी शुरू किया है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और गरीब लोगों के लिए, बिल्कुल ऐसे ही, उसमें फ्री है। करते भी हैं और कर भी रहे हैं। और मैं ये इसकी विकास की बात को, ये जो हम 10-10 रुपए के चील गोश्त लेकर कव्वे और चीलें पाल रहे हैं ना, ये इतना सख्त गुनाह है जिसको शायद लोगों को एहसास भी नहीं है कि ये लोग जो 10-20 रुपए देके आप ये चील गोश्त जो फेंक रहे हैं, ये आप गुनाह कमा रहे हैं। यही इसकी बात की मैं बिल्कुल तईद करता हूँ कि एक पोर्टल बना देना चाहिए जिसकी निगरानी एक गैर सरकारी बोर्ड के पास हुए, जिसमें गोहर इजाज जैसे लोग हैं। वो पैसा मुझे पता है कि जब मैंने 10 रुपये देने हैं ना, तो मोबाइल ऐप मेरे पास है, मैं 10 रुपये डोनेट टू फला प्रोजेक्ट, लेट्स से बिल्कुल सही। वह कामों की में एक हॉस्पिटल है, या कसूर में, या मुरीद के में, नाम लेते चले जाएं, मुल्तान तक, आप जहाँ तक मर्जी चले जाए, राजनपुर तक चले जाए। मुझे पता है कि मेरा ये पैसे जो है मैं राजनपुर में दे रहा हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ये लोग हैं। बिल्कुल ठीक। गोहर इजाज को तो अब ये 10 रुपए की जरूरत नहीं है ना जी, या मियाँ मनशे को, या अहमद मुख्तार फैमिली को, या बाकी इसी तरह के टाइकॉन्स और भी हैं, मैं नाम अब लेता चला जाऊँगा, चलते जाए। अगर मुझे पता है इसमें चले सरकारी एक आध आप अपना अफसर भी शामिल कर लें, लेकिन आप पोर्टल बना दें, उसमें मैं डोनेट करना चाहूँ फकीर को 10 रुपए, तो मैं वहाँ पे डोनेट करूँ जहाँ पे लोगों पे काम है। ये आसानी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर आएंगे शो में हमारे साथ। ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम खुसूसी तौर पर बात करने वाले हैं कुछ लेबर के इश्यूज़ के हवाले से, मसाइल के हवाले से। आया इनके कौन कौन से सबसे मेजर इशू जो हम हमेशा से डिस्कस भी करते हैं, हर ज़ुबान ज़द-ए-आम भी रहता है, हमारी हुकूमत से लेकर हर जगह दावे इस चीज़ के किए जाते हैं कि कम से कम लेबर को उनकी माहाना उजरत यकीनी बनाई जाए। ये तो मेन इशू है और ये होना भी चाहिए, इस पर सरकार को काम करना भी चाहिए। सेकेंडली जो बहुत अहम मामला है बच्चों की एजुकेशन, और इसके साथ साथ तमाम लोग जितने भी ये मजदूर हैं इनको सेहत सहूलियात फराहम करना, इनके किसी भी किस्म के इशू में इनको जो है वो स्पेशली टेक केयर इनकी करना, आया वो सब किया जाता है या नहीं किया जाता। हमारा मजदूर तबका किस तरह से मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। सो डिपार्टमेंट इसके लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस महकमे की, हम ये डिस्कस करेंगे। सैयदा कुलसूम हई साहिबा हमारे साथ मौजूद है, DG लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा आपके इदारे की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी ये हैं कि हमने जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके राइट्स को और जो भी उनको कवानीन के अंदर जो उनको राइट्स अवेलेबल हैं और ह्यूमन राइट्स, उनको हमने प्रोटेक्ट करना होता है, उसको रेगुलेट करना होता है। दिस इज़ द बेसिक थिंग। इसके लिए हम इनके ऑफ कोर्स रेगुलेशन भी करते हैं। इसके अलावा हमें स्कूल्स, कॉलेजेस की, इसके अलावा एजुकेशन की और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उनको देते हैं। हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, DGLW के अलावा PESI एज़ वेल एज़ वर्कर्स वेलफेयर फंड, तो उसके थ्रू हम सहूलियात भी देते हैं वर्कर्स को, उनसे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर से लेके, और रेगुलेट भी करते हैं अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे आपने कहा कि ये मिनिमम वेज के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर हम उसको रेगुलेट भी करते हैं। सही। सो आई थिंक कि चैलेंजिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम हमेशा चले मिनिमम वेज पे बात कर लेते हैं। किस तरह इंश्योर किया जाता है? हम यहाँ पे कोई मजदूरों की रजिस्ट्रेशन का कोई तरीक़ेकार है, और क्या आपके अंडर ये जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं हमारे ऑफिस के इतनी वो भी आती हैं? जी बिल्कुल, ये पूरी एरिया जो जहाँ पे आपका ऑफिस है ये सब हमारे एम्बिट में आता है, आपका ऑफिस भी हमारे एम्बिट में आता है, और हम बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि मिनिमम वेज जो हुकूमत ने नोटिफाई की हुई 37,000
37,000 जून में नोटिफाई हुई है, या सॉरी सितंबर में। तो उस वक्त से हम मिनिमम वेज कैंपेन कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं, एम्प्लॉयर से बात भी कर रहे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स से बात भी कर रहे हैं, उनके पास जाके हम प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, उनको अच्छी तरह समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कॉन्ट्रवेंशन होती है तो हम इंस्पेक्शंस के बाद उनको फ़ाइन भी करते हैं, उनको सज़ा भी देते हैं। उसका चालान लेबर कोर्ट में जमा हो जाता है, उसमें उनको सज़ा भी हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर डूइंग। अभी तक हमने सितंबर से आई थिंक नवंबर में हमने स्टार्ट की है ये। तो उस वक्त से हमने अराउंड 24,000 के करीब जो है हमने इंस्पेक्शंस किए हैं। उसमें से 10,000 के करीब हमने प्रोसिक्यूशंस लॉन्च किए, जिसमें से आपको जान के खुशी होगी कि 9800 ने अब तनख्वाहें सही देना शुरू कर दी हैं एम्प्लॉयज़ ने। तो थोड़ा सा प्रेशर उन पर डालना पड़ता है, लेकिन दे गेट द मैसेज। एक मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था आप लोगों के साथ मिलके, जो जिस पे हम MM आलम रोड पर, उससे भी असर पड़ा, लोगों को पता चला कि दिस इज़ अ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब पता चलता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। सो हम अगर स्पेसिफिकली लाहौर की बात करें तो जितनी फैक्ट्रीज हैं क्या वो तमाम रजिस्टर्ड हैं? क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्री बन जाती है, कोई ऐसा कि स्पेशली कि आप जाके NOC लें या रजिस्ट्रेशन कराएं, आपके पास लेबर कितनी है ये रजिस्टर्ड कराएं। सो क्या तमाम फैक्ट्रियों का डेटा आपके पास मौजूद है? हमारे पास ना पूरा नहीं, बिकॉज जिस तादाद से आबादी और बिजनेसेस बढ़ रहे हैं ना, उस तादाद से हमारी ह्यूमन रिसोर्स उस तरह से नहीं बढ़ी है। तो हमारी थोड़ी सी ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, और इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा सूबा है, कई मुल्कों से बड़ा है, तो उसमें चैलेंजेस डेफिनेटली होते हैं। आपको कहीं ना कहीं कोई मिल जाएगा जो रजिस्टर नहीं हुआ। दो तरह की रजिस्ट्रेशंस होती हैं, एक तो DGLW जो मेरा महकमा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर, वो रजिस्टर करता है, जिसमें वो हम तादाद एम्प्लॉयज़ की तमाम चीज़ें वो करते हैं। वो डेटा हम पेसी के साथ शेयर करते हैं। पेसी फिर उनसे जो सिक्योर्ड वर्कर्स हैं, जिनके जो है जैसे इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, उनसे वो लेते हैं उनका डेटा और फिर उनको रजिस्टर करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है और उसकी बेसिस पे जो कार्ड्स वगैरह बनते हैं पेसी के, और वो जो जहाँ चाहें वो सहूलियात प्रोवाइड उनको मिल सकती है। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड में भी उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके बच्चे उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, टैलेंट स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जा रहे हैं हमारे वर्कर्स के और एम्प्लॉयज़ के। अच्छा, लेट्स सपोज कि एक मजदूर जिसको उसका राइट नहीं मिल रहा, आप तक कैसे पहुंच सकता है? हमारी एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1314। ठीक है, 1314 9 to 5 वो चलती है, वर्किंग डेज में इट्स ऑन। हम कोशिश करें उसको 24 आवर्स कर दें, इसको PIT भी हैंडल कर रहा है, तो उस पर वो कंप्लेंट करे, वो एक हमारे ट्रैकिंग सिस्टम में आ जाती है। वो जो भी कंसर्न्ड आदमी होता है उससे रिलेटेड उसके एरिया से वहाँ पे चली जाती है, और उसकी फिर एस्केलेशन हो जाती है 7 दिन बाद अगर वो रिजॉल्व ना हो। तो वो एक अच्छा सिस्टम है, लास्ट ईयर शुरू हुआ है, लेकिन इट्स अ गुड सिस्टम, उसके थ्रू भी कर सकता है। फिर मेरा ऑफिस है, डिविजनल डायरेक्टर्स हैं हमारे 12 डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में ADs मौजूद हैं, उनके ऑफिस में जाके वो कंप्लेन कर सकता है। और वो भी हमारा एक ट्रैकिंग सिस्टम है कि अगर उसकी कंप्लेंट कहीं सिस्टम में आ जाती है तो वो फिर मिस नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसका फीडबैक आता रहता है, तो मोस्टली रिजॉल्व हो जाती हैं। सो मिनिमम वेज मजदूर की कितनी जो है वो डिक्लेयर की गई है? 37,000 रुपये। 37,000 ये सितंबर में हमने नोटिफाई की है, उस वक्त से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक मजदूर को क्या क्या सहूलियात दी जाती है? एक जैसे ये उनको कंट्रीब्यूशन जो उनकी होती है एम्प्लॉयर देता है, उसमें वो स्कूल्स में उनके बच्चे जा सकते हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड के स्कूल्स हैं। फिर उनको स्कॉलरशिप्स जैसे मैंने आपको बताया वो उनको मिलती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ पेसी के अपने हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी फैसिलिटी, बहुत बड़ा सेटअप है पेसी का। वहाँ पे उनको उनका कार्ड बन जाता है और वो पेसी कार्ड के थ्रू अपना जो है इलाज उनकी पूरी फैमिली आती है। जी, उनकी पूरी फैमिली आती है। सही। सो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं। इसके साथ साथ मुझे बता दें कि 37,000 रुपये में गुजारा जो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या किसी त्यौहार के मौके पर कुछ ये इंश्योर किया जाता है कि इन्हें बोनस दे दिया जाए या कुछ? ये ना, अब जैसे आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और कंपनी है जो इस्टेब्लिश्ड है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो उनकी डिफरेंट चीज़ें होती है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड्स होते हैं, बोनसेस होती है, ये तमाम कंपनी के अपने जो रूल्स होते हैं या कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके अंदर शामिल होते हैं। अगर कोई नहीं करता है, ये ILO रेगुलेटेड चीज़ें हैं, इसके कन्वेंशंस हैं ILO के,
उसके अंडर जो एम्प्लॉयर्स हैं दे आर बाउंड टू गिव दीज फैसिलिटीज़ टू देयर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। अब हम नया कानून लेके आए हैं, उसमें जो सीनियर पोजीशंस पे हैं एम्प्लॉयज़ वो भी वर्कर की या एम्प्लॉय की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, तो वो भी इस चीज़ के एम्बिट में आ जाएंगे। बट ये कि इसको ऑफ कोर्स अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसको रिड्रेस करवाते हैं, कॉम्पनसेशन भी दिलवाते हैं। जैसे आपको तनख्वाह अगर 20,000 मिल रही है और आज मैं कहती हूँ कि आपने सितंबर से लेकर आज तक आपने उसको 37,000 का 17,000 कम दिए हैं, तो वो उसकी तमाम एरियाज़ जो है एज ए कॉम्पनसेशन उसको मिल जाएंगे। तो हमारा एक AD लेवल का ऑफिस होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जिसको कहते हैं कि वो अथॉरिटी होता है फॉर कॉम्पनसेशन, वहाँ पे जाके वो उसका चालान जमा हो जाता है और वहाँ पे उसका फॉरन कोर्ट हेयरिंग वगैरह वो करता है, कोर्ट प्रोसीडिंग, और वो कॉम्पनसेशन अवार्ड कर देता है और फिर एम्प्लॉयर को जमा करवानी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो मैं सुबह के टाइम भी देखती हूँ, अक्सर शाम को औकात में बहुत सारी खवातीन हैं जो कि जॉब कर रही हैं। सो खवातीन को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है? ऑब्वियसली फिर शादी के बाद उन्हें कुछ छुट्टियों पे भी जाना पड़ता है और उस तरह से भी फैसिलिटेट करना पड़ता है। क्या वो पेड होती हैं, नॉन पेड होती हैं? इस बारे में भी क्या कुछ चीजें? दो कॉन्सेप्ट्स हैं मैटरनिटी लीव का, पहले मैं बताती हूँ। एक तो ये कि जाहिर बात है इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है हमारे कानून में कि कोई वर्कर औरत है या मर्द है, दोनों को एक ही तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन औरतों को जैसे इक्वल पे मिलनी चाहिए जितनी मर्दों को मिलती है। अगर आप काम करती हैं, आपका कोई मेल एंकर काम करता है, यस, ड्यूटी टाइमिंग भी आपका 8 आवर डे है, उससे ज़्यादा आपको काम नहीं करवाना चाहिए, अदरवाइज देन यू आर एलिजिबल फॉर ओवर टाइम। तो आपके जो कुलीग को जो मिल रहा है वही आपको मिलना चाहिए, आपको उससे कम नहीं मिलना चाहिए, हमारे कानून में है। और ये पाकिस्तान का कानून विच इज़ आई थिंक गुड, इट्स बेटर देन मेनी कंट्रीज़, कि इसमें बड़ी इक्वालिटी है बिटवीन मेल एंड फीमेल वर्कर्स। लेकिन ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज होते हैं, जहाँ होते हैं वो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। दूसरा ये कि जो आपने बात की मैटरनल और पैटर्नल लीव की, हमने अब कॉन्सेप्ट एक लेके आए हैं, मैटरनल लीव तो ऑलरेडी मिल जाती है, दैट इज़ 15 ईयर्स। अब जो हम नया कानून लेके आ रहे हैं पंजाब लेबर कोड, इसमें हमने पैटर्नल लीव का कॉन्सेप्ट किया कि जो जिसको मेल को अगर चाहिए तो 14 डेज तक वो भी ले लेता है फ्रॉम द टाइम ऑफ वेलिंग। अब मेल को हो सकता है बच्चा पैदा होने के बाद ज़रूरत पड़े ना, तो उसने अकीका करना है, फंक्शंस करने, चीज़ें, तो वो बाद में भी ले सकती। ख़वातीन भी इस तरह से उसको हमने फ्लेक्सिबल कर दिया। सो दीज थिंग्स आर अवेलेबल और अच्छे एम्प्लॉयर्स आप देखें वो दे भी रहे हैं। बट ऑफ कोर्स इसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है हमारे माशरे में, लेकिन यही मकसद होता है आपके जैसे प्रोग्राम्स बनाने का कि हम बताएं कि दीज आर इम्पॉर्टेंट। अगर ये मिनिमम वेज के इश्यूज हैं, किसी चीज़ के इश्यूज हैं, तो आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स, मतलब अगर ये इतना अहम डिपार्टमेंट है तो क्यों इस पे ये तवज्जो नहीं दी जा रही कि यहाँ पर इनफ लोग मौजूद हों जो कम अज़ कम, क्योंकि आपका काम तो बड़ा ज़बरदस्त है, लोगों को उनके हकूक़ फराहम करना, ख़ास तौर पर मुआशरे के उस तबके को जो हमेशा से एक साइड पे रहता है, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। आपके पास तो मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नहीं, हम अपनी बढ़ा रहे हैं कैपेसिटी ना, समहाउ ये कोई ट्रेंड रहा है कि इस तरह से हुआ नहीं, अब हम बढ़ा रहे हैं। हमने प्रपोजल भी भेजी हुई है कि इसको हम करें और रिसोर्सेज भी हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स बना रहे हैं। डिपेंड्स कि जो ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। तो अब हम इंशाल्लाह रिसोर्सेज भी बढ़ाएंगे और इस गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें मतलब सपोर्ट हासिल है, कोई ऐसा इशू नहीं मुझे फील हुआ जब मुझे 1 साल हो गया। तो बट ये कि इंशाल्लाह रिसोर्सेज भी बढ़ाएंगे और फिर नए कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे लेबर लॉज से रिलेटेड और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरत है इसकी। कुलसूम साहिबा, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि कहीं पर चाइल्ड लेबर ना हो रही हो, क्योंकि ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा इशू है। सो हम कहते हैं कि ये शायद चाइल्ड प्रोटेक्शन इन बच्चों को ले जाएगी तो उनको सहूलत मिल जाएगी, बट बहुत सारी ऐसी टायर शॉप्स हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं, बहुत जगहों पर बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो इस पे किस तरह चेक एंड बैलेंस? अच्छा, इशू ये कि कंफ्यूज लोग कर देते हैं कि चाइल्ड लेबर का इशू जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, दैट व्हिच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चों को केटर कर रहे हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, बेगर्स है, रन अवे चिल्ड्रन है, उनके पास भी इतने बच्चे हैं इस तरह के कि उनको अपने इंस्टीट्यूशंस को संभालना जो है वो उनके लिए मतलब दैट शुड बी देयर प्रायोरिटी। बट हमारा जो है ये एम्बिट है चाइल्ड लेबर का, बिकॉज लेबर इशू है।
अब ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें ये कि पॉवर्टी की वजह से वो बार बार उस चीज़ में चले जाते हैं। हमारे लॉ में इस वक्त सिर्फ ये कि हम चालान जमा करवा सकते हैं और फाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयर को, वो मेरे ख्याल में नाकाफ़ी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब तक आप माँ बाप को इसमें बरीजुमा रखेंगे ना, वो अपने बच्चे बेचते रहेंगे, वो अपने बच्चों को काम पे भेजते रहेंगे, बिकॉज माँ बाप जो है उसके गार्डियन हैं और वो चॉइस करते हैं कि वो बच्चा स्कूल जाएगा या वो काम करेगा। तो ये करना बड़ा ज़रूरी, जब तक माँ बाप पीनलाइज नहीं होंगे उस वक्त तक बच्चे जो है ना, एंड बहुत दफ़ा माँ बाप जो है वो चूज़ करते हैं उनको स्कूल ना भेजना और काम पे भेजना एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू के पैसा कमा के लाएगा। कि बच्चे चाइल्ड लेबर भी कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको पे भी नहीं किया जा रहा और कोई 8 घंटे की ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है सुबह से लेकर रात तक। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि वो तमाम पैसे माँ बाप को दे रहा है, वो काम भी कर रहा है, उसकी अर्निंग भी कोई नहीं है, पूरी फैमिलीज काम करी, तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी। अगर मैं ब्लंटली कहूँ, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी। किसी माँ बाप को ये हक हासिल नहीं है, मेरे बच्चे मुझे ये हक हासिल नहीं कि मैं उनको एजुकेशन से महरूम कर दूँ और मैं उनसे काम करवाऊँ और सारा पैसा उसका खुद पॉकेट कर लूँ। राइट, दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग ना। डोमेस्टिक लेबर, हम 2019 में डोमेस्टिक लेबर का भी लॉ आया, डोमेस्टिक वर्कर्स का, उसके अब हम रूल्स बना के हमने कैबिनेट को भेज दिए हैं। इसके अलावा हमारा एक वो है होम बेस्ड वर्कर्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। ये तमाम इनको हम एम्बिट में लेके आए हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक इट स्ट्रिक्टर। दूसरा हमारा एक जो मिसिंग लिंक है वो ये कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस कम हैं जहाँ पे इन बच्चों को अगर भेजा जाए तो कहाँ भेजा जाए। तो वो हम ये कर रहे हैं कि हम वी आर क्रिएटिंग अ रेफरल सिस्टम। ये डिफरेंट जो फलाही इदारे हैं उनके साथ मिल के हम रेफरल सिस्टम बना रहे हैं कि जहाँ भी हम बच्चों को उठाएंगे वहाँ से हम उनको रेफ़र करेंगे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फलाही इदारे में, ताकि उनके पास एक ऑल्टरनेटिव हो कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो पढ़ेंगे और किसी सेफ जगह रहेंगे। नहीं दिया जाएगा, कुछ ऐसा प्लान नहीं होगा कि उनको और तरीके से फैसिलिटेट किया जाए ना। अब हम कह रहे हैं कि अपने बच्चों से चाइल्ड लेबर ना कराएं, तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अगर उनके पास पैसे जाएंगे कहाँ? अगर कुछ लोग अब पढ़ाना भी बच्चे को चाह रहे हैं, फीस नहीं पे कर सकते, पैसे नहीं, तो क्या करें? बिल्कुल। तो कुछ ऐसा प्लान देना चाहिए ना। बिल्कुल। क्या आपके फ्यूचर प्लान्स या बेहतरी जो आप लेकर आना चाह रही हैं खास तौर पर मजदूरों की फलाह के लिए, क्या प्लान्स हैं? हमारा एक तो ये कि हम कुछ कर रहे हैं, कोशिश से भट्टा मजदूर हैं, दे आर अ बिग प्रॉब्लम, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम उनके वहाँ की जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का एक पूरा कॉन्सेप्ट है लेबर लॉ में कि अगर आप एक वर्क प्लेस में काम करते हैं तो यू शुड बी इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। वो कोई ऐसी एनवायरनमेंट ना हो जिससे आपको कोई डिजीज़ लग जाए या आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को कोई नुकसान पहुँचे। वो भी अब हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं जिसमें हम उनकी टेक्नोलॉजी भी करेंगे, उनको जिगजैग पे जो नहीं है भट्टा, इसके अलावा मैकेनाइजेशन की तरफ भट्टा जाए ताकि वो कम लोगों को एम्प्लॉय करें और उनको पे अच्छा करें। फिर उनकी वर्क जो कंडीशंस हैं, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनका प्रोटेक्टिव गेयर अवेलेबल है, वो चीज़ें हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। और भी हैं प्रोग्राम्स, लेकिन ये अभी वी आर इन द पाइपलाइन। इसके अलावा हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होपफुली वो आएगा। दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स, एम्प्लॉय ऑन द ग्राउंड। इस वक्त हमारे पास पंजाब जॉब सेंटर एक ऑनलाइन पोर्टल है जो पिछले साल शुरू हुआ है। 36 डिस्ट्रिक्ट्स में उसके कियोस्क हैं, वो एम्प्लॉयर्स को भी रजिस्टर करता है और जॉब सीकर्स को भी रजिस्टर करता है और ऑनलाइन उनकी जॉब प्लेसमेंट्स और उनकी मैच मेकिंग करवाता है। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। अराउंड 10 लाख के करीब जॉब सीकर्स उस पर रजिस्टर्ड हैं, 1 लाख के करीब एम्प्लॉयर्स हैं। लेकिन पंजाब की पॉपुलेशन और बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से अभी भी नंबर कम है, हम उसको और बढ़ा रहे हैं। बट इसको हम सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाएंगे जिसमें वहाँ पे काउंसलिंग भी होगी, उस डिस्ट्रिक्ट में रिसर्च भी होगी कि वर्क फोर्स कहाँ है, कहाँ कहाँ क्या स्किल्स अवेलेबल हैं, उनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। फिर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए एज़ वेल एज़ डोमेस्टिक एम्प्लॉयर्स के साथ उनकी मैच मेकर, उनकी जॉब प्लेसमेंट का हम करेंगे। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैं इस वक्त यही देना चाहती हूँ कि एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको तनख्वाह पूरी दें। 37,000 भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नो डाउट इट इज़ नॉट अ लिविंग वेज, बट एटलीस्ट इट इज़ एन इंक्रीज़। आजकल जो इकनॉमिक हालात हैं उसके हिसाब से हुकूमत ने बढ़ाई है,
तो थोड़ा सा दिल बड़ा करें और अपने वर्कर्स को सही पे करें। वो सही पे करेंगे तो वो सुकून से और तसल्ली से काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी वर्कर की बढ़ेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मिनिमम वेज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें और लोगों के लिए अपने लिए सवाब कमाएं और लोगों को अच्छा बिल्कुल, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो किसी भी इदारे में, किसी भी हम देख लें डिपार्टमेंट पे, वो लोग होते हैं जिनकी वजह से मेन काम आपका चल रहा होता है। तो इनको ही अगर आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे तो आपका काम बेहतर तरीके से अंजाम को पहुंच सकेगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। और लाहौरियों को भी यहाँ पर ये बताएंगे कि नए तैनात होने वाले CTO अतहर वहीद साहब की जानिब से शहर के मुख्तलिफ शाहराओं के दौरे किए गए हैं, ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया गया। आप सभी लोग जानते हैं क्रिसमस के हवाले से तकरीबात भी चल रही हैं और ऐसे में ट्रैफिक इंतजाम को यकीनी बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। CTO ने मसरूफ औकात में मॉल रोड और मुख्तलिफ चौकिंग पॉइंट्स का भी दौरा किया है। DSP ट्रैफिक कैंट सर्कल जमील अकबर, DSP अनारकली राशिद हयात ने उन्हें ट्रैफिक इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी है और पीक आवर्स रश के औकात कार में ट्रैफिक सिग्नल को मैनुअल चलाते हुए ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाया जा रहा है। ट्रैफिक ऑफिसर्स का ऐसा कहना था। और ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट की इस्तेदाद कार में इजाफा, मजीद 100 रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स शामिल किए गए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए तमाम सर्कल अफसरान को 10-10 टीमें देंगे और ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग, वन वे आने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगा। अतहर वहीद साहब जो कि नए CTO तैनात हुए हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है। और रश के औकात कार में कोई भी सर्कल ऑफिसर सेक्टर इंचार्ज दफ्तर ना बैठे, ये अहकामात वाज़ेह तौर पर अतहर वहीद साहब की जानिब से जारी किए गए हैं। ये थी अपडेट्स जो कि आप तक पहुंचा दी कि ट्रैफिक बेहतरी के लिए नए तैनात होने वाले CTO कितने मुतहरिक नजर आ रहे हैं। हम सेगमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के भाव। समरा फातिमा हमारी रिपोर्टर इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हैं। आज की रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। जी अन्ना, बिल्कुल ऐसा ही है। महंगे दामों सब्जियों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए सरकारी निर्खनामे के बरक्स महंगे दामों सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। आज के कुछ रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू की कीमत 80 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर दुकानदार 90 रुपये तक में उसको फरोख्त कर रहे हैं। प्याज की कीमत 114 रुपये सरकारी निर्खनामे में दर्ज है, लेकिन यहाँ पर 120 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। टमाटर की कीमत 185 रुपये मुकर्रर की गई है और उसकी फरोख्त भी 200 रुपये तक में हो रही है। इसी तरह से लहसुन का नेल काज का 540 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 650 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। अदरक की कीमत 335 रुपये मुकर्रर की गई है और यहाँ पर 400 रुपये तक में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें तो शिमला मिर्च का आज का जो रेट है वो 140 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर दुकानदार 160 रुपये तक में उसको फरोख्त कर रहे हैं। गाजर की कीमत 155 रुपये मुकर्रर की गई है और यहाँ पर 200 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से अगर मटर की कीमत की बात की जाए तो उसका आज का रेट 190 रुपये मुकर्रर है, लेकिन दुकानदार 250 रुपये तक में उसको फरोख्त कर रहे हैं। शहरी जो सब्जियाँ खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतजामिया की गफलत की वजह से महंगे दामों ने सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं और पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी का जीना दोभर होता जा रहा है। ऐसे में ग्राम फरोश माफिया बेलगाम है और इंतजामिया जो है उनको लगाम डालने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो महंगे दामों सब्जियां खरीद रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से अपील की है तो ग्राम फरोशों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए जो कि महंगे दामों सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं, और दूसरा सरकारी निर्खनामे में जो कीमतें दर्ज हैं उनका इतलाक मुमकिन बनवाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने आज की रेट लिस्ट हमारे साथ शेयर की। तो रूटीन में ये चीज़ें शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपना बजट मैनेज कर लें कि अगर आपने आज कुछ बनाना है, मार्केट में जा रहे हैं तो आपको पता हो जी सब्जी किस कीमत पर है। अच्छा जी, 24 दिसंबर जिनकी सालगिरह है, जिमल बतूल हैं जी, और इसके बाद अख्तर खान की सालगिरह है, हमजा अली, लुबना शाहिद, अहमद की सालगिरह है, नज़ीर खटक की सालगिरह है, हसन बिलाल खान, एमन खान, मोहम्मद यासिर मलिक। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आप चाहते हैं आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएं तो आपने करना ये है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर अपनी पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप कर दें। कल 25 दिसंबर है, कल कायदे आजम की भी बर्थडे है और इसके साथ साथ जिसकी बर्थडे है जी, आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, कायदे आजम के पिक्चर्स हम खुद रख लेंगे। अच्छा जी, आप पिक्चर्स भिजवाएं और कल के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, आपकी बर्थडे को भी हम स्पेशल बनाएंगे। अभी हमने जाना है जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम में हमारे मेहमान जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी क्योंकि मैं गुफ्तगू कम इसलिए करना चाह रही हूँ कि हम बहुत ज़बरदस्त कलाम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी। ताहिर मेहदी जो कि सूफियाना कलाम पढ़ते हैं, नवाज गुलाम अली साहब उनके साथ तबला प्लेयर हैं, आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अपने प्रोग्राम में उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी देर हो गई है आपको सूफियाना कलाम पढ़ते हो? जी मैं तो खैर ये सिंगर्स तो बचपन से आप समझते हैं कि हर आर्टिस्ट को, सिंगर को बचपन से ही शौक होता है, लेकिन मैंने 2003 में परवेज़ मेहदी साहब की शागिर्दी की और फिर उनकी खिदमत की और फिर तब से ये सिलसिला जारी और सारी है। और बाकायदा आगाज़ उनकी डेथ के बाद फिर मैंने गज़ल और कवाली, चूँकि मेरी कवाली का एक पार्टी है तो कवाली का आगाज़ फिर मैंने उनके बाद, उनकी डेथ के बाद 2008-09 से फिर बाकायदा, तो आजकल ये सिलसिला चल रहा है आज तक। बिल्कुल सही। सो आज प्रोग्राम में आप मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी जरूर आप लाहौरियों की सुबह जो है वो भी खुशगवार बनाएं। सो क्या हमारे साथ शेयर करें? मैं एक दो शेर नातिया कलाम के, चूँकि मॉर्निंग है तो ज़रा सुबह अच्छी हो जाए। ताज़ीम से लेता है खुदा नाम मुहम्मद, क्या नाम है ऐ सल्ले अला नाम मुहम्मद। अल्लाह करे उस पे हराम आतिशे दोज़ख, जिस शख्स के हो दिल पे लिखा नाम मुहम्मद। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो के रसूले अरबी देख रहे हैं। शम्सुद्दोहा शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा, शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा। तेरी बड़ी तौकीर है शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा। तेरी बड़ी तौकीर है शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा। तेरी बड़ी तौकीर है सूरत तेरी शाहे उमम, सूरत तेरी शाहे उमम। अल्लाह की तस्वीर है सूरत तेरी शाहे उमम। अल्लाह की तस्वीर है सूरत तेरी शाहे उमम। अल्लाह की तस्वीर है शम्सुद्दोहा। बहुत जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। कवाली में हमेशा बहुत बड़ा नाम नुसरत फतेह अली खान साहब का रहा और जितने भी कवाल हजरात हैं सभी उनको फॉलो भी करते हैं। आपके हमेशा पसंदीदा कौन से कवाल रहे? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। कवाली में जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को फॉलो नहीं करता, मैं समझता हूँ आज के दौर में तो वो कवाली की लिस्ट ही खारिज है। तो मेरा भी हमेशा से आइडियल वो रहे और उन्हीं को ही देखते हैं, उन्हीं को ही सुनते हैं।
तो वैसे तो सबको सुना है और सबको पसंद भी करते हैं। गुलाम फरीद साबरी साहब बहुत बड़ा नाम है, फिर अजीज़ मियाँ साहब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, फिर बख्शी सलामत साहब, बदर मियाँ दास साहब, शेर मियाँ सब बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन कवाली की जब बात आती है तो फिर सरे फरिस्त नाम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के याद, तो मैं भी उनको ही फॉलो करता हूँ, उनको ही देखता हूँ। उनकी कोई कवाली हमें सुना दे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, हर भला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हर भला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जिस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज हम कवाली का देख रहे हैं, जितने भी कवाल हजरात हैं, तो नो डाउट लोगों का अब उतना रुझान भी बढ़ता चला जा रहा है। हमेशा से हर दौर में जो कवाली का मुकाम है उससे इनकार नहीं, तो फीडबैक कैसा आता है इवेंट्स में? देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। कवाली पहले जो थी ना, वो दरबारों और मज़ारों की हद तक उसकी एक हद थी और वहीं पे महदूद थी। अब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जो कवाली में एक जिद्दत लेके आए, उन्होंने गज़लिया अंदाज में कवाली को पेश किया। अब कवाली दरबारों मज़ारों से, डेरों से निकलकर फैमिलीज में आ चुकी है। आजकल आपको पता है कि वेडिंग सीजन है, तो कोई वेडिंग सीजन ऐसा नहीं है, शादी ऐसी नहीं जहाँ पे कवाली नाइट नहीं हो रही। तो उसमें दो चीज़ों का मैं समझता हूँ कि मुआशरे में उसका एक ज़बरदस्त जो फ़ायदा है ये है कि पहले एक वर्गैलिटी का एक आंसर होता था शादियों की महफिलों में, एक अजीब तरह का डांस या अजीब तरह की फैमिलीज़ में जिस तरह पूरी फैमिली किसी इवेंट को नहीं देख सकती थी। कवाली जब से एंटर हुई है तो एक तो अच्छा कलाम, सूफिया कलाम और खुशगवार माहौल भी बन गया। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर आपको ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हमारे पास कम है, सो हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। आप लोग के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे जाते जाते मेहदी हसन साहब की गज़ल सुनाना चाह रहे हैं। जी थैंक यू। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया,
इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुलबदन फिर गुलबदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए।